नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन एंड पीस में। पिछला दिन हम लोग इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक जीडीपी के बारे में चर्चा किए थे। पिछला दिन हम लोग चर्चा किए थे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएमपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है और एनडीपी क्या है। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, बेस ईयर क्या होता है, रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किस किस क्षेत्र का कितना है, एनएसओ के बारे में जानेंगे और भारत का जीडीपी के मामले में विश्व में और एशिया में क्या स्थान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नॉमिनल जीडीपी जानने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि ये मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस मतलब कि बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस होता है कि उपभोक्ता को सामान, जब वो सामान खरीदने जाता है तो जिस रेट पर उसको सामान मिलता है उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई गया साबुन खरीदने के लिए, पियर साबुन गया खरीदने के लिए, तो उसका कॉस्ट है 30 रुपया। 30 रुपया उसका कॉस्ट है एक पियर साबुन का। तो 30 रुपया मार्केट प्राइस हो गया साबुन का। अब ये मार्केट प्राइस में क्या लिया जाता है, याद कीजिए हम लोग चर्चा किए थे फैक्टर कॉस्ट की, यानी उत्पादन लागत की। उत्पादन लागत में हम लोग जो जोड़े थे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जोड़े थे कि मुख्य रूप से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक है लैंड, एक है लेबर, एक है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड के बदले में जो या रॉ मटेरियल है, लैंड या रॉ मटेरियल, ये दोनों इसमें आता है। इसके बदले में रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। ये फैक्टर कॉस्ट में यानी उत्पादन लागत में ये चारों का चारों शामिल है। जब कोई भी वस्तु बाजार मूल्य पर आती है तो इस फैक्टर कॉस्ट में सरकार टैक्स लगाती है और कुछ कुछ प्रोडक्ट पर सब्सिडी भी देती है। तो जब टैक्स लगाती है तो इस फैक्टर कॉस्ट में वो टैक्स जुड़ जाता है जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जीएसटी और सब्सिडी। जैसे कि गैस सिलेंडर का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि गैस सिलेंडर का अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपया है तो उसका सब्सिडी रेट लगभग 915 रुपये आता है या 910 रुपये आता है। तो हम लोग जब बाजार मूल्य निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस जब निकालते हैं तो इसमें उत्पादन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट सब्सिडी और माइनस जो इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, यानी इसको अनुदान कहते हैं। तब हम किसी भी वस्तु के बाजार मूल्य पर पहुंचते हैं जो कि हमको बाजार में सामान इस मूल्य पर उपलब्ध होता है। अब हम लोग बाजार मूल्य देख लिए, अब हम लोग आगे देखेंगे
कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब चलिए देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइस, यानी कि वर्तमान बाजार मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। यानी कि अगर हम जीडीपी की चर्चा वित्तीय वर्ष 2021-22 में करते हैं तो 21-22 का नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ कि 21-22 का जो मार्केट प्राइस है उसके आधार पर अगर हम जीडीपी की चर्चा करेंगे तो जो भी जीडीपी सामने आएगा, ये तो चूंकि रुपया में मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य होगा, जो भी जीडीपी सामने आएगा वह नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। नॉमिनल जीडीपी समझ गए। नॉमिनल जीडीपी सिंपल है कि जीडीपी जिसको हम करेंट मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, वर्तमान बाजार मूल्य पर जो भी जीडीपी का गणना किया जाता है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी के बारे में, यानी कि वास्तविक जीडीपी क्या है। तो वास्तविक जीडीपी जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है और समय के साथ साथ वस्तु के मूल्य पर, प्राइस पर क्या असर पड़ता है। तो कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस यानी कि इसको कहते हैं स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य यह होता है कि मान के चलिए एक साबुन है, इस साबुन का रेट अभी जो है, साबुन का रेट 30 रुपया है। अभी एक साबुन का मूल्य 2021-22 में एक साबुन का मूल्य 30 रुपया है। अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो इस साबुन का मूल्य 20 रुपया था। तो आज 5 साल पहले और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट तो मेरा एक ही है साबुन, उस समय भी एक ही साबुन था और आज भी एक ही साबुन है, लेकिन दोनों में अंतर यह हुआ कि उस समय इसका रेट 20 और आज इसका रेट 30, यानी कि दोनों के बीच में 10 रुपया का अंतर हो गया। ये जो 10 रुपया बढ़ी, ये महंगाई बढ़ गई। प्रोडक्ट तो वही रहा लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण सामान का दाम बढ़ गया। तो जब हम रियल जीडीपी की गणना करेंगे तो एक किसी वर्ष का, जिसको हम लोग बेस ईयर में चर्चा करेंगे कि आधार वर्ष मान लेते हैं, और उसी आधार वर्ष में जो भी प्राइस रहता है उस प्राइस को अस्थिर मानते हुए उसी के आधार पर हम लोग करेंट ईयर के जीडीपी को निकालते हैं। अस्थिर मूल्य के आधार पर यह होता है कि चूंकि प्राइस तो सेम रहता है तो वास्तविक उत्पादन बढ़ा या नहीं इसका जिक्र हो जाता है। इसको हम लोग निकाल पाते हैं स्थिर मूल्य में जब काउंट करते हैं तब। इसको फिर से उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं आगे। चलिए समझते हैं बेस ईयर को। बेस ईयर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आधार वर्ष। वर्तमान में जो भारत के जीडीपी का गणना किया जाता है उसका आधार वर्ष, वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। यानी 2011-12 में वस्तु का जो मूल्य था उसी मूल्य के आधार पर अगर 2021-22 में जो भी उत्पादन हुआ उसका अगर गणना किया जाए तो हमको रियल जीडीपी मिल जाएगा। यानी कि अगर मूल्य स्थिर है तो पता चलेगा कि वास्तव में उत्पादन में वृद्धि हुई या नहीं, या केवल जीडीपी में वृद्धि
उत्पादन के कारण नहीं बल्कि उसका मूल्य बढ़ने के कारण, प्राइस बढ़ने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण हो गई है। तो इसीलिए हम लोग स्थिर मूल्य पर रियल जीडीपी को निकालते हैं। वास्तविक जो ये है रियल जीडीपी यानी वास्तविक यानी यथार्थ, इसको हम कह सकते हैं यथार्थ सकल घरेलू उत्पाद। ये हो गया स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। वर्तमान में जो आधार वर्ष हमारा है वह 2011-12 आधार वर्ष है। अब चूंकि हम लोग प्राइस को कांस्टेंट क्यों करते हैं, ये हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए साबुन का मूल्य हम लोग उदाहरण लिए थे कि जैसे वर्ष हम लोग लेके चलते हैं, वर्ष 2019-20 में मान के चलिए 20 साबुन का उत्पादन हुआ और उसका मूल्य था उस समय 20 रुपये, तो जीडीपी हो गया 400 रुपये। और वर्ष 2021-22 में हम लोग लेते हैं तो साबुन का उत्पादन तो 20 है और अगर मूल्य हो गया 30, तो अभी जीडीपी हो गया 600 रुपये। तो नॉमिनल जीडीपी में तो 200 रुपये की वृद्धि हो गई, लेकिन अगर रियल जीडीपी को देखते हैं तो रियल जीडीपी में वृद्धि कुछ नहीं हुई है। अगर फिर यहां पर हम कर देते हैं 25 गुने 30, तो ये हो गया 750, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर रियल जीडीपी को निकालेंगे तो चूंकि 25 उत्पादन में वृद्धि हुआ और 20 रुपया के आधार पर निकालते हैं तो 500 रुपया हुआ। वहां का रियल जीडीपी 400 रुपया और यहाँ का रियल जीडीपी 500 रुपया। तो चूंकि महंगाई बढ़ने के कारण नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होता है, अगर महंगाई में वृद्धि हो रही है तो रियल जीडीपी कम होता है। परंतु रियल जीडीपी यह दिखाता है कि वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई कि नहीं, यानी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं, उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं, उसको दिखाने के लिए हम लोग रियल जीडीपी का गणना करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है, यही महंगाई का केवल एक पैमाना है। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो कुछ नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। अगर इसको परसेंटेज टर्म में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब चूंकि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इस दोनों में अगर अंतर हुआ तो रियल जीडीपी अगर किसी भी साल का लेते हैं और नॉमिनल जीडीपी लेते हैं तो उत्पादन तो सेम है, केवल प्राइस का अंतर है। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर है और ये कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर है रियल जीडीपी। तो चूंकि केवल महंगाई का अंतर है तो इस दोनों को अगर परसेंटेज टर्म में व्यक्त करते हैं तो हमको एक महंगाई का आइडिया लग जाता है कि चूंकि महंगाई में किसी वित्तीय वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है, यह शो करता है जीडीपी डिफ्लेटर। यानी ये एक महंगाई मापने का पैमाना मान सकते हैं या इंडिकेटर है। यद्यपि महंगाई मापने के लिए दो और मेन चीज है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे एक अलग चैप्टर में। लेकिन ये जीडीपी डिफ्लेटर भी महंगाई मापने का एक पैमाना है। अब हम लोग आगे देखते हैं पर्सनल इनकम के बारे में और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्सनल इनकम के बारे में। पर्सनल इनकम, इसको हम लोग कह सकते हैं वैयक्तिक आय।
पहले जान लेते हैं ये वैयक्तिक आय क्या होता है। पर्सनल का मतलब हो गया इंडिविजुअल, यानी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में तीन आप ले सकते हैं। एक तो कंपनी है जो उत्पादन करती है और इंटरमीडिएट गुड्स को भी खरीदती है, यानी कंपनी कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो एक कंपनी एक अलग बॉडी है, एक अलग इकाई है, उसका काम है उत्पादन करना। एक सरकार है जिसका काम है टैक्स लेना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सरकार का काम है। और उसके अलावा जो बचता है वो हाउस हेल्ड यानी पारिवारिक इकाई है या इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल के हाथ में कितना इनकम है, हम लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के हाथ में कितना इनकम है। गवर्नमेंट के हाथ में जो इनकम है उसका चर्चा भी करेंगे, और कंपनी के हाथ में जो इनकम है उसका चर्चा, और पर्सनल इनकम यानी जो इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड है, जो पारिवारिक इकाई है, उसके पास कितना इनकम बच जाता है, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। हम लोग निकाले थे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जाने थे कि फैक्टर कॉस्ट में चार चीज होता है, कि मतलब रेंट जो मिला, प्रॉफिट जो हुआ, इंटरेस्ट जो हुआ और वेज जो मिला, ये सारा फैक्टर कॉस्ट आता है। ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट चला जाएगा किसको, कंपनी को, कंपनी के मालिक को। वेतन जो है वो चला जाएगा लेबर क्लास को, या लेबर को जो श्रम करता है उसको। इंटरेस्ट चला गया जो कैपिटल लगाया है, जो बैंक वगैरह है उसको। और रेंट चला गया जो रॉ मटेरियल है या लैंड है उसको चला गया रेंट। अब चूंकि इस फैक्टर कॉस्ट में से कितना पार्ट एक इंडिविजुअल के हाथ में आएगा, तो ये जो चूंकि फैक्टर कॉस्ट है ये तो उत्पादन पर है जो कि अभी कंपनी के पास है। इस कंपनी के पास में से मान के चलिए कि कुछ उसको प्रॉफिट हुआ, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ तो कंपनी बोलेगी कि भाई सारा प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर को हम नहीं बांटेंगे, हम सारा प्रॉफिट अगर हम बांट देंगे तो हमको फिर आगे अगर पूंजी का निर्माण करना है तो हम कैसे करेंगे। उस पूंजी में से हम कुछ पैसा को रखेंगे कंपनी के विस्तार के लिए, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी को हम बांटेंगे शेयर होल्डर के रूप में, जो कि इंडिविजुअल होता है। भले ही वो कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन कंपनी एक अलग इकाई है, एक अलग लीगल पर्सन है कंपनी, और इंडिविजुअल व्यक्ति एक अलग इकाई है। तो कंपनी अपने स्तर पर डिसीजन लेगी कि भाई हमको जो आय हुआ है हम उस आय में से सबको नहीं बांटेंगे, कुछ आय को हम अपने पास रख लेंगे कंपनी के आगे के विस्तार के लिए। अतः इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी इसको कहते हैं अवितरित लाभ। जो लाभ का वितरण नहीं किया गया वो फैक्टर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर नेशनल इनकम भी था, यानी राष्ट्रीय आय में से हम लोग माइनस कर दिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, तो यह लाभ हो गया अवितरित लाभ। अब हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो मान के चलिए कि ये जो कैपिटल था इसमें, इस कैपिटल पर या व्यक्ति भी जो है वो व्यक्ति कुछ लोन लेता है जिस पर व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, और व्यक्ति का पैसा भी बैंक में जमा रहता है जिस पर बैंक भी ब्याज देती है। तो जो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है व्यक्ति को और जो ब्याज मिलता है, अगर उस दोनों को अगर हम लोग नेट के फॉर्म में निकाल लें, यानी कि जितना ब्याज हम लोग देते हैं माइनस जितना ब्याज हमको बैंक के द्वारा मिला, तो वो जो ब्याज है वो ब्याज तो पर्सनल आदमी के पास तो रहा नहीं, वो ब्याज चला गया बैंक के पास। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं
नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, यानी कि पारिवारिक इकाई के द्वारा ब्याज का निवल भुगतान जो हुआ, ये हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि ये पर्सनल आदमी के पास रहा नहीं। अब हम लोग क्या माइनस करेंगे कि भाई कंपनी को जो लाभ हुआ, कंपनी के लाभ पर भी सरकार टैक्स लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको कहता है निगम कर। तो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर तो सरकार को टैक्स देना है, वो भी पैसा लोगों के पास, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटा देंगे, यानी निगम कर को घटा देंगे। ये तीनों चीज माइनस हो गया। इसके बाद अब क्या है कि चूंकि पर्सन के पास, जो इंडिविजुअल के पास है, उस सरकार कुछ कुछ ट्रांसफर भी करते रहती है, जैसे कि पेंशन के रूप में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, स्कॉलरशिप हो गया उसके रूप में पैसा का ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसके तहत साल में आपको 6,000 रुपया किसान परिवार को दिया जाता है। तो ये सब जो ट्रांसफर किया जाता है, ये आदमी के पर्सनल इनकम में शामिल हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफर है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं ये तीनों घटाने के बाद। चाहे कंपनी भी जो है सो ट्रांसफर करती है, जैसे कि समय आया आपका, पर्व त्योहार का समय आया, तो कुछ गिफ्ट के तौर पर या कुछ बोनस के तौर पर कुछ ट्रांसफर कर देती है, जो कि ये पर्सनल इनकम में शामिल हो जाता है। तो ट्रांसफर्स बाय गवर्नमेंट एंड फर्म्स टू द हाउसहोल्ड, यानी कि पारिवारिक इकाई को सरकार एवं कंपनी द्वारा जो किया गया भुगतान है, उसको हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहुंच जाते हैं पर्सनल इनकम पर। अब चूंकि ये जो पर्सनल इनकम है ये तो आ गया, लेकिन क्या ये जो पर्सनल इनकम है, क्या ये सारा इनकम व्यक्ति के पास है जो खर्चा कर सकता है? तो नहीं। अभी इस पर्सनल इनकम में से कुछ और चीज है जिसको घटाना पड़ेगा, तब हमको मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी वैयक्तिक प्रयोज्य आय, जिसको एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति खर्चा कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास खर्चा करने के लिए जो आय बचेगा उसको हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हिंदी में कहते, ये हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या वैयक्तिक प्रयोज्य आय। इस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में कि वैसा कौन सा इनकम है जो एक व्यक्ति खर्चा कर सकता है, तो इसमें और कुछ अभी पर्सनल इनकम में सरकार को देना बाकी है, जिसको हम लोग घटा देंगे। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर होता है, ये है हमारा पर्सनल इनकम। इस पर्सनल इनकम में से हम लोग घटा देंगे, माइनस करेंगे पर्सनल टैक्स, यानी कि भाई जैसे कि हो गया इनकम टैक्स। जो पर्सनल इनकम है उसमें से पर्सनल टैक्स भी घटेगा, जैसे कि इनकम टैक्स, भाई कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पर कंपनी दे दी निगम कर। अब जो पर्सनल इनकम बचा, उस पर्सनल इनकम में जो व्यक्ति होता है वो वैयक्तिक
कर दे देगा, जैसे कि इनकम टैक्स, और व्यक्ति कर के अलावा बहुत सारा चीज होता है जो नॉन टैक्स पेमेंट के रूप में भी देना पड़ता है। जैसे कि आप मान के चलिए नॉन टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट जो है सो सरकार को देना पड़ता है। जैसे कि आपका हो गया फाइन, मान के चलिए टैक्स जमा करना है, उसकी जो समय सीमा है उसके बाद अगर कोई टैक्स नहीं जमा करता है तो फाइन लगता है। वो जो पेनल्टी लगती है, फाइन लगती है, वो नॉन टैक्स पेमेंट का पार्ट है। या बहुत सारा चीज है जिसको, जैसे कि आप कोई नियम का ही उल्लंघन करते हैं तो उसके बदले में सरकार के द्वारा फाइन लगाया जाता है। वो भी फाइन देने के बाद ही जो पैसा बचेगा उसी पैसा को व्यक्ति अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट बराबर आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हम लोग इतना तक समझ चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनडीआई, एनडीआई जिसको कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, यानी कि वह आय जो देश के लेवल पर, यानी ये नेशनल, नेशनल लग गया मतलब भारत के नागरिक, यानी भारत का पूरा जितना नागरिक है, भारतीय जितना भी कंपनी है और भारत की जो सरकार है या राज्य सरकार है, जितना भी भारत नेशनल, जो भी राष्ट्रीयता से इसको जोड़ के देखिए कि एक राष्ट्र के पास, चाहे वो सरकार हो या उस देश की राष्ट्र की कंपनी हो या उस देश का नागरिक हो, उस सब के पास मिला करके कितना पैसा है जो कि वो राष्ट्र खर्च कर सकता है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं एनएनपी। एनएनपी मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग लेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इसीलिए लेते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस में जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, जैसे कि जीएसटी, वो पैसा सरकार के पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो वो पैसा गवर्नमेंट चूंकि खर्च कर सकती है, टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट खर्च करती है। इसीलिए इसमें हम लोग एनडीआई निकालने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस को लेते हैं और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। इस एनएनपी एट मार्केट प्राइस में ऑलरेडी सरकार को जो पैसा जाना था वो भी शामिल है, कंपनी का जो भी फैक्टर कॉस्ट था वो भी शामिल है, और व्यक्ति को जो भी लेबर वगैरह के लिए जो भी लेबर, जो व्यक्ति जो लेबर करता है उसके बदले में जो वेतन मिलता है वो सारा ऑलरेडी इसमें शामिल है एनएनपी एट मार्केट प्राइस में। इसके अलावा सरकार को और क्या है जो पैसा सरकार इस्तेमाल कर सकती है, तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, जो कि कुछ कुछ अनुदान, सहायता, मदद करते रहती है डेवलपिंग कंट्री को। तो वो सारा पैसा चाहे तो विकसित देश के द्वारा या नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो करेंट ट्रांसफर किया जाता है उसको भी देश के पास होता है इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ विश्व के अन्य देशों के द्वारा जो करेंट ट्रांसफर होता है, जैसे कि एड्स यानी कि सहायता, गिफ्ट, ग्रांट, अनुदान,
ये सारा चीज एक देश के पास खर्च करने के लिए होता है, इसीलिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर हो गया एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के यानी कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ विश्व के अन्य देशों के द्वारा दिया गया जो करेंट ट्रांसफर है वो। तो हम लोग एनडीआई के बारे में समझ गए। पर पीसीआई, पीसीआई हो गया पर कैपिटा इनकम, यानी कि इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने का साधारण सा फॉर्मूला है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय बट्टा में पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि राष्ट्रीय आय बट्टा देश की जनसंख्या को अगर भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमको ज्ञात हो जाता है कि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर देश की जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का, जैसे कि कृषि सेक्टर हुआ, उद्योग सेक्टर हुआ, सेवा क्षेत्र हो गया, इसका क्या क्या योगदान है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो भारत की जीडीपी में जो है कृषि एवं संबद्ध गतिविधि पहला, दूसरा हो गया उद्योग यानी इंडस्ट्री, तीसरा हो गया सेवा यानी कि सर्विसेज। तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर का, सेवा का। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि सेवा क्या होता है। ये 53.89% योगदान है सेवा क्षेत्र का। इसके बाद योगदान है उद्योग क्षेत्र का 25.92% और सबसे कम योगदान है कृषि एवं संबद्ध गतिविधि का 20.19%। ये भारत की जीडीपी में वर्तमान में इस तरह से योगदान है, यही ट्रेंड है। ये चूंकि प्रत्येक वर्ष जब आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है सदन में बजट से पहले, तो उस समय ये डाटा चेंज होता है हर साल, लेकिन वर्तमान में इतना है, हर साल इसको उस डाटा से अपडेट करना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध गतिविधि। कृषि एवं संबद्ध गतिविधि में समझ गए कि एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया और पशुपालन हो गया, ये सारा हो गया कृषि एवं संबद्ध गतिविधि में। उद्योग में हो गया आपका जैसे कि जो उत्पादन की जो गतिविधि होती है, निर्माण हुआ, विनिर्माण हुआ, ये सब सारा उद्योग का हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा। आखिर सेवा क्षेत्र का योगदान इतना क्यों है? अब सेवा का उदाहरण जो है सो हम लोग देते हैं। जैसे कि मन किया कि चलो है आज संडे है तो चलो चल के कोई फिल्म देखते हैं, तो हम लोग गए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए। फिल्म लगा हुआ है बाहुबली, फिल्म देखे, खूब मजा आया, फिल्म देख के आ गए। तो वहाँ गए हम लोग, पैसा दिए, फिल्म देखे, उसके बदले में कोई सामान तो हमको मिला नहीं, इंटरटेनमेंट हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला। तो सेवा क्षेत्र यही है कि जो सेवा हम लोगों को, सर्विस सेक्टर वो है जिसमें कि लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, सर्विस मिलता है। जैसे एक वो हो गया इंटरटेनमेंट। इसके अलावा जितना भी सरकारी सेवा है, आप नाम सुने होंगे कि सरकारी सेवा में है, तो वो भी सारा सेवा है। लोक प्रशासन का जितना भी है, डिफेंस सर्विस है, वो सारा सेवा का उदाहरण है। इसके अलावा आपका बैंकिंग है, वो भी सेवा का उदाहरण है। परिवहन है, वो भी सेवा का उदाहरण है। होटल्स है, वो भी सेवा का उदाहरण है। कम्युनिकेशन है, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जिसमें डाटा होता है, वो भी
सारा सेवा का उदाहरण है, कम्युनिकेशन है, ये सारा सेवा का उदाहरण है। जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिर आपका जैसे फाइनेंशियल सर्विस हो गया, जैसे कि बीमा है, इंश्योरेंस है, फिर आपका म्यूचुअल फंड है, ये सारा सर्विस सेक्टर का उदाहरण है। तो सबसे ज्यादा भारत में योगदान अभी सर्विस सेक्टर का है। अब हम लोग देखेंगे कि ये एनएसओ क्या है और भारत का विश्व की जीडीपी में क्या रैंक पर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एनएसओ क्या है। एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हम लोग तो बात कर लिए जीडीपी के बारे में, पर कैपिटा इनकम, इंडिया, पर्सनल इनकम, सब चीज के बारे में बात किए। आखिर भारत का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो कौन ऑफिस है जो जारी करता है? तो वो ऑफिस है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही है जो भारत के जीडीपी, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े को जारी करता है। ये जो ऑफिस है वो इंटरेस्टिंगली ये ऑफिस भारत के वित्त मंत्रालय का पार्ट नहीं है, यानी भारत का वित्त मंत्रालय जीडीपी से संबंधित आंकड़ा नहीं जारी करता है। ये जो पार्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसको कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसके अंतर्गत आता है एनएसओ। यही जारी करता है जीडीपी का आंकड़ा, जो कि एनुअली भी जारी करता है और क्वार्टरली भी जारी करता है। जैसे कि एक वित्तीय वर्ष, जो कि हम लोग पिछला दिन भी बात किए थे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, जिसको एक क्वार्टर में 3-3 महीने का होता है। तो क्वार्टर 1 हो गया आपका अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से जून तक क्वार्टर 1, जुलाई से सितंबर क्वार्टर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 3 और जनवरी से मार्च क्वार्टर 4। यह क्वार्टरली और एनुअली, यानी कि प्रत्येक तिमाही और वार्षिक, ये ऑफिस जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। ये 2019 से ऐसा हुआ है, लगभग मई 2019 से ये एनएसओ जारी कर रहा है। आखिर इससे पहले कौन जारी करता था? तो इससे पहले जारी करता था सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये सीएसओ भी इसी मिनिस्ट्री का पार्ट था। ये जो है इससे पहले जारी करता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इससे पहले जीडीपी से संबंधित आंकड़े को जारी करता था, परंतु अब क्या किया गया कि ये सीएसओ को, और एक और संस्था का नाम सुने होइएगा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इस दोनों को, सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया एनएसओ में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। और वर्तमान में यही ऑफिस भारत के जीडीपी से संबंधित आंकड़े को जारी करता है। यह ऑफिस भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, बल्कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जीडीपी के हिसाब से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है। भारत इतना विशाल देश है, यह जीडीपी के हिसाब से
विश्व में क्या स्थान पर है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर जो है सो भारत का रैंक जीडीपी में वर्तमान में छठा है। पहला स्थान पर आ जाता है यूएसए, दूसरा स्थान पर है चाइना, तीसरा स्थान पर है जापान, चौथा स्थान पर है जर्मनी, पांचवा स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और छठा स्थान पर है अपना प्यारा भारत, इंडिया। 1 2 3 4 5 6 ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत का विश्व में छठा स्थान है। और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर एशिया में अगर हम देखेंगे तो चाइना और जापान के बाद भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत का एशिया में तीसरा स्थान है। ये है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व में छठा और एशिया में तीसरा। एक और कैटेगरी है मापने का पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि पीपीपी के आधार पर भारत का विश्व में जो है वो तीसरा स्थान है, यानी कि यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया है। पीपीपी के आधार पर अगर जीडीपी निकालते हैं, यह है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको कहते हैं क्रय क्षमता समता। डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर एक अलग चैप्टर में। क्रय क्षमता समता के आधार पर पीपीपी के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो आज हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में बात किए, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात किए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम यह आशा करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ इससे सीखेंगे। जो भी सीखेंगे या जो भी कन्फ्यूजन हो वो फिर हमको बताइए, उसके हिसाब से हम डाउट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।